नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। दुनिया भर में शरणार्थी समस्या अब विकराल होती जा रही है। पश्चिम एशिया में ये संकट और गहरा रहा है। अब तक 80,000 से ज्यादा शरणार्थी तुर्की के उत्तर पश्चिमी सीमाओं के जरिए यूरोप पहुंच चुके हैं और तुर्की ने ऐलान किया है कि वो अब शरणार्थियों को अपनी सीमा के जरिए यूरोप जाने से नहीं रोकेगा। लेकिन कई देशों ने अपनी सीमाओं को शरणार्थियों के लिए बंद करने का भी ऐलान किया है। समझेंगे कि असल में इस समस्या के तमाम आयाम क्या हैं और असल में अब इसके रास्ते क्या हैं और कहां जाकर ये खत्म होते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनार सर हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। प्रोफेसर तेज प्रताप हमारे साथ हैं, आप बीएचयू से हैं, पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं, आपका स्वागत है। प्रोफेसर ए के पाशा हैं, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज जेएनयू से, बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत अशोक सर आपसे, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है कई सारे देशों में राजदूत के तौर पर। जिस तरीके से ये समस्या इस वक्त दिख रही है और ऐसा लग रहा था कि शायद एक क्वार्टर या कुछ महीनों के बाद ये कुछ रफ्तार थमेगी, शांति आएगी, लेकिन इस समस्या से लगता है कि हर बीतते महीने के साथ बढ़ती जा रही है और मैं कहूँ कि रास्ते या फिर सॉल्यूशंस कहीं दूर तक नहीं। देखिए, शुरुआत तो इसकी अभी कुछ हाल में हुई है। पहले भी शरणार्थियों की हमारे पास समस्या थी 2016 में, आपको याद होगा, जब कितने यहाँ से शरणार्थी गए थे, तुर्की से गए थे, ग्रीस में गए और आगे जर्मनी और यूरोप के देशों में। और उस समय उन्होंने कहा था जो हमको एक ये कोएलिशन ऑफ द विलिंग बनाना चाहिए, जिससे कि पूरे यूरोप में अलग अलग देशों में जो भी शरणार्थी हैं वहाँ पर जाकर रुक सकें। उसके बाद अभी शुरुआत हुई है जब से ये उत्तर पश्चिम में, सीरिया के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखिए, जो इडलिब का प्रोविंस है, वहाँ पर जब सीरियन गवर्नमेंट ने दमास्कस से उन्होंने उसके ऊपर हमला शुरू किया, उन्होंने उसको अपने साथ अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया और उनकी फिर तुर्की के साथ भी उनकी लड़ाई आगे बहुत पहुँच गई है। और इसी वजह से वहाँ पर इडलिब में, जो कि अभी एकमात्र ऐसा क्षेत्र था, प्रोविंस था पूरी सीरिया में, जहाँ की या जिहादी या और रिबेल फोर्सेस का वहाँ पर कंट्रोल था, तो वहाँ से जो लोग थे वो जाकर टर्की में और जाने लगे। टर्की के पास ऑलरेडी अभी अगर देखा जाए तो करीब 36-37 लाख वहाँ पर शरणार्थी हैं, 3.7 मिलियन के आसपास शरणार्थी हैं। और उसके पास अब ऐसा अंदेशा, ऐसा लग रहा है जो करीब 9 लाख या 1 मिलियन, 10 लाख और वहाँ पर शरणार्थी आएंगे। तो इसीलिए उसने ये प्रयास किया है जो शरणार्थियों को जो वो रोके हुए था उनको वहाँ पर जाने दे ग्रीस की तरफ, और जो अपने पहले दरवाजे बंद थे उनको खोल दिए जाएं, जो वो ग्रीस की तरफ चले जाएं। तो अभी जो वहाँ पर शुरुआत हुई है वो हुई है, एक ये जो राज्य है इडलिब, उसके ऊपर जो इतना अटैक हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर हुआ है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, अब टर्की के करीब 50 के करीब सैनिक भी वहाँ पर मारे गए हैं जो ये जंग हुई है। वो गए हैं, पिछले सप्ताह गए थे मॉस्को में, राष्ट्रपति पुतिन से मिले और उन्होंने वहाँ पर टेम्पररी सीज फायर किया है। अभी वो रास्ते में है, जा रहे हैं वहाँ पर ब्रसल्स में। ब्रसल्स में उनकी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा 2016 में उनकी जो संधि हुई थी, उनका जो समझौता हुआ था, उन्होंने कहा था करीब 6 बिलियन यूरो इनको दिए जाएंगे, तुर्की को दिए जाएंगे, जिससे कि शरणार्थियों के लिए वो वहाँ पर कुछ प्रोविजंस करें उनके रहने के लिए वहाँ पर, जिससे कि उनको आगे नहीं धकेला जाए, यूरोप में आने के लिए नहीं धकेला जाए। कुछ और भी उसके प्रोविजंस थी, कोई टर्की के जो नागरिक हैं उनको वीज़ा फ्री वहाँ पर एंट्री मिलेगी यूरोप में, या फिर उनकी कस्टम्स यूनियन को और आगे सहूलियत मिलेगी। परंतु वो वाले जो समझौता था वो इतना अभी आगे बढ़ नहीं पाया है। तुर्की का कहना है जो यूरोप अपनी जो उन्होंने जो शर्तें मंजूर की थी उसके ऊपर वो चल नहीं रहे हैं। तो अभी जो हालात हैं, अगर इनके ऊपर आए, इटली में जो हो रहा है उसके बारे में है। अब टेम्पररी सीज फायर हो गया है, परंतु मेरे विचार से ये टेम्पररी सीज फायर कुछ ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। और जो वो जा रहे हैं राष्ट्रपति एर्दोगान, ब्रसल्स जो वो जा रहे हैं, उनका बेसिकली 2 तरीके हैं, 2 उनका मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके गोल्स हैं वहाँ पर जाने के। एक तो ज़्यादा पैसा वहाँ से लेना यूरोप से, और यूरोप ने भी ये कहा है जो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, जो अगर आपको वहाँ पर उनके लिए कुछ सहूलियतें करनी है, पैसा देने के लिए वो तैयार हैं। तो एक पैसा लेना, और दूसरा किस प्रकार से यूरोप
वहां पर इडलिब और सीरिया के मसले में ज्यादा एक्टिवली एंगेज हो, ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो, जिससे कि रूस के ऊपर किसी प्रकार का दबाव दबाव पड़ न बने। सके। परंतु मेरे विचार से ऐसा नहीं लगता है। जो यूरोप के कोई भी देश, जर्मनी हो या और कोई भी देश हो, वो इसके लिए राजी होगा जो वहां पर दखलंदाजी करे, क्योंकि उन्हें मालूम है जो रूस बिल्कुल चाहता है जो पूरी तरीके से वहाँ पर बशर अल असद हैं उनको सपोर्ट किया जाए, और जो भी ये इडलिब आखिरी जो प्रोविंस है जिसके ऊपर सीरियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, उसको भी सीरियन गवर्नमेंट के सरकार के कंट्रोल में आना चाहिए। पाशा सर, जैसा कि कहा अशोक सर ने, अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से जो मैं कहूँ कि एक अशांत क्षेत्र थे उनकी संख्या ना तो कम हुई है और उस पूरे रीजन में भी हालांकि कुछ वक्त के लिए लगता है कि शांति लौटती दिख रही है, लेकिन अगर शरणार्थियों के रास्तों को हम बंद करते हैं, सीमाओं को बंद करते हैं एक सर्टेन रीजन यूरोप में कहें, क्या ये मुमकिन है? और जो यूरोप की कंट्री चाहते हैं कि उनको वहीं पर रोक कर हम रिप्लेट करने की कोशिश करें, फंड के जरिए वहाँ पर वो मदद करें, क्या वो फॉर्मूला वाकई कारगर दिखता है? देखिए, यूरोपियन यूनियन इस फार्मूले को लीबिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लीबिया से भी जब से मोअम्मर गद्दाफी का तख्ता पलटा गया था, उनकी हत्या हुई थी, वहाँ यूरोपियन यूनियन टूनीशिया में और मोरक्को में और अल्जीरिया में भी ऐसे कैंप तैनात कर रहे हैं जहाँ उनको वहीं पे ट्रेनिंग दे के या उनको नौकरी दी जाती है, या तो अगर अफ्रीकन कंट्रीज हैं तो वापस भेज देते हैं। ऐसा फार्मूला टर्की के साथ नहीं हुआ जो 2016 में एग्रीमेंट हुआ, जिसका अभी जिक्र किया गया था। तो उससे टर्की को 6 अरब यूरो देने का फैसला किया गया था, लेकिन टर्की की शिकायत है कि उसमें आधे से भी कम पैसे दिए गए हैं, और उसमें भी कंडीशन ये है कि एनजीओज को देंगे और वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल जो अमाउंट एर्दोगान साहब जो उम्मीद कर रहे थे उसका उनको फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो इदलिब में हालात बिगड़ गए हैं, वहाँ के शरणार्थी अभी टर्की के अंदर पहुँचे नहीं हैं। अभी सीरिया टर्की के बॉर्डर के दरमियान है, जो तकरीबन 10 लाख वहाँ शरण पाए हैं। लेकिन जो शरणार्थी टर्की से ग्रीस की बॉर्डर की तरफ गए हैं, उसमें आधे से ज़्यादा कम सीरिया के हैं, दूसरे हैं पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से और दूसरे मुल्कों से हैं। तो ये जो ग्रीस की पार्टी है वो किसी भी हालत में बॉर्डर को पार करने नहीं देना चाहते। हालांकि टर्की का ये मानना है कि आप सिर्फ उनको रास्ता दीजिए, वो कहीं और जाना चाहते हैं, जैसे जर्मनी या फ्रांस या ऑस्ट्रिया, लेकिन इसके लिए भी वो ग्रीस तैयार नहीं है। और लेस्बोस जो उनका जजीरा है, वहाँ पे भी बोट के ज़रिए कई शरणार्थी पहुँच गए हैं। वहाँ सिर्फ 15 या 16 हज़ार को कैंप में रखने का फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ कम से कम 20-25 हज़ार पहुँच गए हैं वहाँ। तो वहाँ और सैचुरेटेड हो गया है जो म्यूनसिपैलिटी फैसिलिटीज़ हैं, और लोकल्स भी उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, क्योंकि वहाँ सैनिटेशन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो गया है। तो इस लिहाज से जो शरणार्थी गए हैं, सिर्फ एर्दोगान प्रेशर टैक्टिक की तरह यूज़ करना चाहते हैं ब्रसल्स में, यूरोपियन यूनियन के ऊपर दबाव डाल के, या तो आप पैसे जो वादा कर रहे हैं उसको दीजिए, या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिट करने के लिए, क्योंकि अभी जो सीज फायर हुआ है रशिया के साथ मिलके, तो 6 माइल का कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिसमें ये शरणार्थियों को फैसिलिटीज़ कम से कम देना चाहते हैं। और जो पुतिन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है सीज फायर का, उसमें उन्होंने ये, पुतिन साहब ने ये भी वादा उनसे लिया है एर्दोगान से कि आप ज़्यादा शरणार्थी यूरोप नहीं भेजेंगे, क्योंकि रशिया यूरोपियन यूनियन के साथ बार्गेनिंग चिप यूज़ करना चाहता है ये रेफ्यूजीज को लेकर। तो ये एक कमोडिटी हो गए हैं रेफ्यूजीज, फुटबॉल की तरह, कभी रशिया, कभी सीरिया, कभी ग्रीस, कभी इटाली, कभी यूरोपियन यूनियन। और जिस तरीके से राइट विंग पार्टीज उभर के निकल रहे हैं इटाली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया और फ्रांस में, ये शरणार्थियों को मसले को लेके,
उसमें काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड तक। तो ये जब भी जंग छिड़ती है, कभी अलेप्पो में, कभी इदलिब में, ये मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों रशिया और सीरिया इसीलिए क्या मैनेज कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि ये शरणार्थी यहाँ से आ रहे हैं, एक्चुअली वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं अभी तक। कि जिस तरीके से ये संकट है, और जैसा कि कहा प्रोफेसर पाशा ने कि बहुत अहम दिखता है कि कुछ देशों के लिए ये दूसरे यूनियन या देशों के साथ बार्गेन करने का एक बड़ा मुद्दा है। यानी कि शरणार्थियों के मसले से अलग वो कहीं चला जाता है और वो एक टूल के तौर पर महज इस्तेमाल हो रहे हैं। और यही संकट न सिर्फ पूरे की पूरे उधर दिख रहा है, बल्कि पश्चिमी एशिया के, अगर हम पूरे रीजन को देखें, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। यस कविन जी, आपने बहुत ही अच्छा दिया और अशोक जी ने और पासा सर ने उसको राइट पर्सपेक्टिव में रखा। ये 10 साल पुरानी का सीरिया संकट है और ये अरब स्प्रिंग का पार्ट है। इजिप्ट में, ट्यूनीशिया में, लीबिया में जो अरब स्प्रिंग एक फाइनल स्टेज में पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे जो अरब स्प्रिंग को लेकर रिजीम चेंज के लिए प्रयास हुआ था वो आज तक नहीं हुआ। ढेर सारे जियोपॉलिटिकल एक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो गए और वो खिंचता रहा, एक दशक से पुराना समस्या हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे जो शरणार्थी हैं, अब शरणार्थी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कहीं दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने के लिए कि ये संकट हमारे पर आ गया, और यहाँ पे जो है टर्की जो है उसको एज ए शस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने के लिए। मेरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र संघ और जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन और दूसरे, कि आप रसिया को रोकिए, क्योंकि रसिया के कारण ही ये यहाँ हो गया, क्योंकि जो सीरियन फोर्सेज है बिना रसिया के सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बनाने, यूरोपियन यूनियन का दबाव बनाने के लिए शरणार्थियों को एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि यदि आप रसिया को नहीं रोकते हैं तो हम अपने बॉर्डर को हम खोल देंगे। और जैसा कि अशोक साहब ने कहा, 3.6 मिलियन, कुल 6 मिलियन के ऊपर शरणार्थी हैं, जिसमें से 3.6 मिलियन अकेले टर्की में हैं। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि हम ये अभी तक वो, और जो 2016 का हमारे दोनों पैनलिस्ट ने जिक्र किया, ये एग्रीमेंट हुआ था कि टर्की इनको आगे नहीं जाने देगा और इसके एवज में उनको 6 बिलियन यूरो जो है पैसे मिलेंगे। उसमें से जैसा बताया कि आधा नहीं मिला है। अब वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप पैसा पूरा दीजिए, दूसरा रसिया को रोकिए, और नहीं तो हम अपने बॉर्डर खोल देंगे। ये 3.6 मिलियन रिफ्यूजीज़ हैं वो यूरोप का रास्ता पकड़ेंगे, और अभी जो 10 लाख नए आ रहे हैं वहाँ से वो भी आ जाएंगे, उनको भी देंगे। तो उन्होंने अपने खोल दिए हैं। और अब उन्होंने ग्रीस ने बंद कर रखा है और ग्रीस के ऊपर दबाव बना रहे, दूसरे देशों पर दबा रहे हैं कि अपने बॉर्डर खोलिए, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने जा रही है। और फिर यूएन, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी पर दबाव बना रहे हैं, सबके ऊपर है कि आप अपने बॉर्डर खोलिए जिससे कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बचा जा सके। और आपको याद होगा 2016 में जो एक सीरियन बच्चा था जो मर गया था और उसकी चित्र आई थी, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सिंपैथी की वेव सीरिया के पक्ष में आ गई थी कि नहीं, सीरिया में कुछ करना है, आफ्टर ऑल सभी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। तो उसमें फिर उसी समय ये सब जो शरणार्थी समस्या थी उसका समाधान के लिए सब ये यूरोपियन यूनियन और टर्की में पैक्ट हुआ था। तो इसको जो है पूरा शरणार्थी संकट जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। उसमें रसिया का रोल वेस्ट एशिया में क्या, रसिया अब सीरिया के माध्यम से रीअसर्ट कर रहा है। रसिया को एक राइट ऑफ कर दिया गया था कि ये कोई ग्रेट पावर भी नहीं है। अब रसिया को सीरिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने कि रसिया को यू कैन नॉट राइट ऑफ रसिया, रसिया को अभी आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। और सीरिया में उसने कर दिया कि बिकॉज ऑफ रसिया के ही हस्तक्षेप से पूरा सीरिया का जो जियोपॉलिटिकल गेम था वेस्ट एशिया चेंज कर गया। तो इसमें रसिया भी इन्वॉल्व है, यूरोपियन यूनियन का अलग इशू है। फिर यूरोपियन यूनियन और वेस्ट में जो है आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स आई है, जो माइग्रेशन के खिलाफ, जो रिफ्यूजीज के खिलाफ, माइग्रेंट के खिलाफ जो माहौल बना है, अब वहाँ बिल्कुल वो नहीं आना जाना चाहती। ये उन प्रोग्रेसिव रूलर्स, इवन मर्केल भी अब दबाव में वहाँ, क्योंकि जो अल्टरनेटिव जर्मनी है वो उनके खिलाफ जा रहे हैं, फ्रांस में मैरी पेन है, हर जगह जो है जो राइट विंग हैं, जो माइग्रेंट्स को अपोज कर रहे हैं, रिफ्यूजीज को अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी नहीं। अब तो आर्गूमेंट ये भी आ रहा है कि ये गल्फ कंट्रीज़ क्यों नहीं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तो नियरर हैं यूरोप और अमेरिका के। तो ये, और इवन अमेरिका में भी ये रिफ्यूजीज अंततः अमेरिका भी जाते हैं, कनाडा भी जाते हैं। कनाडा सबसे लिबरल है रिफ्यूजीज को अपने एक्सेप्ट करने, बिल्कुल करने का। अशोक सर, जो बात प्रोफेसर तेज ने कही बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 फैक्ट कि जिस तरीके से
टूल के तौर पर है। रूस का एक अपना वर्चस्व था और उसको साबित करने के लिए मैं कहूँ कि जो रिफ्यूजी एक एंगल है उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है। दूसरा ये कि अब आरोप ये भी लग रहे हैं उन देशों की ओर से जो कि पहले उदारवादी माने जाते थे कि अरब कंट्री से जो दूसरे देश हैं जो इसकी तामील कराना चाहते हैं वो खुद इसकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो फिर रास्ता है क्या शरणार्थियों के लिए? देखिए, रास्ता ये है जो वहां पर जो जंग हो रही है उसको आप कैसे, वहां पर आप शांति कैसे बहाल कर सकते हैं। अंतिम रास्ता तो यही, क्योंकि ये सीरियन शरणार्थी है। अगर वहां पर शांति बहाल हो जाए तो फिर अगर जो बाहर की शक्तियां हैं वहां पर इंटरवीन करना बंद कर दें, वहां पर शांति बहाल हो जाए तो फिर वो जो लोग हैं वो वहीं पर रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सभी कुछ बनेगा। तो इसीलिए अब अगर देखा जाए तो जो शक्ति इसको इनका प्रयोग कर रही है एज ए पॉलिटिकल टूल, जैसे आप चेस बोर्ड पर पॉन्स होते हैं उनकी तरीके से आप उनको इस्तेमाल कर रहे हो, जो हम नहीं तो आपके पीछे ये छोड़ देंगे। परंतु मेरे ख्याल से एक तो राष्ट्रपति एर्दोगान का जो अपनी पर्सनल स्टैंडिंग है यूरोप में या नेटो के देशों में कहें, मेरे विचार से बहुत वो धूमिल पड़ चुकी है। क्योंकि एक उन्होंने जो कुछ भी अभी किया है, हाल ही में जो कुछ किया है कुर्द लोगों के विरुद्ध सीरिया में, उससे उनका जो अपना इमेज है बहुत ही खराब हो चुकी है। दूसरा, नेटो के साथ उनके और भी मसले रहे हैं, क्योंकि वो रूस से भी S-400 मिसाइल्स वगैरह अपना डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए यूरोप जो है या नेटो के जो देश हैं वो मेरे विचार से इतने कुछ इस स्वभाव नहीं है उनका, जो भाई जो कुछ टर्की कह रहा है उसके लिए आप कुछ करें। तो वो वहाँ पर जा रहे हैं केवल मेरे विचार से कुछ उनको और पैसा मिल जाए। अब अगर आपने देखा होगा जर्मनी के जो विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा है जो अगर आप इसको जो वीकर सेक्शन है, जो रेफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, ये वीकर सेक्शन है, अगर आप इनका प्रयोग करके हमारे ऊपर दबाव डालना चाहते हो तो हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो उसके लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर ये वाली अब बातचीत, इसीलिए आप देखिए जब उन्होंने ये गेट खोले, तुर्की ने अपने गेट खोले लैंड बॉर्डर से एर्डीन में, वहाँ पर अपना वो गए वहाँ पर, और दूसरी तरफ से जो ग्रीस की तरफ से चाहे वो वाटर कैनन्स लगाई गई या कुछ ऐसे टीयर गैस शेल्स छोड़े गए वगैरह वगैरह, तो उनके साथ सपोर्ट दिखाने के लिए ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट, ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट और ईयू पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है, सभी के सभी वहां पर आकर खड़े हो गए। क्योंकि मेरे विचार से ये गलत होगा मानना, जो अगर सोचा जाए जो यूरोप, आज का यूरोप 2016 में जो उन्होंने एग्रीमेंट की थी वैसा यूरोप है, क्योंकि तब उनके पास कोई तजर्बा नहीं था जो ऐसे कैसे शरणार्थियों के साथ हम डील कैसे करें। अब उनको समझ आ गई है जो ठीक है हम पैसा देख सकते हैं उनकी तरफ, कुछ वहाँ पर फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए हम तुर्की को वो कुछ दे सकते हैं, परंतु अगर ये हमारे ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव डालना चाहें जो हम उनकी तरफ से इंटरवीन करें रूस के विरुद्ध, तो ये नहीं होने वाला है। क्योंकि रूस, अब देखिए 2015 के बाद, सितंबर 2015 के बाद जब उन्होंने इंटरवीन किया मिलिटरीली और अपना एयरफोर्स भी वहाँ पर इस्तेमाल किया, तब से लेकर अगर आप आज तक का इतिहास देखिए तो बिल्कुल रिसर्जेंस हुआ है। और ये आपको उसमें परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा जो 2014 में जब यूक्रेन में इशू हुआ था, यूक्रेन का जो किस्सा हुआ था, मुद्दा खड़ा हुआ था, तो कैसे रूस के विरुद्ध पूरे पश्चिम ने, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, सभी ने सैंक्शंस लगाए थे। क्राइमिया में जो रेफरेंडम हुआ फरवरी 2014 में, उसके विरुद्ध, रूस के विरुद्ध कितना उसको लेकर रूस के विरुद्ध कितना उन्होंने, सभी इन देशों ने ये काम किया था। तो इसलिए रूस को अगर देखा जाए, अब अगर हम देखें पश्चिम एशिया में, वहां पर कोई भी बात नहीं हो सकती बिना रूस को साथ में लिए हुए। चाहे आप ईरान का मसला देखें, चाहे आप सऊदी में जो कुछ होता है, लेबनान में जो कुछ होता है, रूस को बिना नेगोशिएटिंग टेबल पर रखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर एर्दोगान ये सोचते हैं जो मैं यूरोप चला जाऊंगा, यूएन या और को कहूंगा जो आप दबाव डालिए, तो वो नहीं मुमकिन नहीं होगा। तो सर, जिस तरीके से हालात हैं और जो कहा अशोक सर ने कि रूस की भूमिका, और बिना आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और बिना उसके किसी भी आप फ्रूटफुल, मैं कहूँ कि नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे,
तो ऐसे में रास्ता कितना आसान या मुश्किल दिखता है बाकी देशों के लिए? देखिए, इस संकट के बाद रूस एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में उभरा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। वेस्ट एशिया या किसी भी कहीं भी जगह रूस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व हुआ है रूस का इसके माध्यम से। लेकिन समस्या यहाँ पे सभी राष्ट्र अपना राष्ट्रीय हित देख रहे हैं और वो अपना शिफ्ट करते रहते हैं। कुछ मुद्दों पे टर्की और रूस साथ में है, जैसा कि अशोक सर ने कहा। S-400 अमेरिका के तमाम अपोजिशन के बावजूद भी, नाटो एलाई होने के बावजूद भी टर्की ने डिफाई किया नाटो को, डिफाई किया अमेरिका को, और उन्होंने S-400 आज़ाद किया रसिया से। तो कहीं टर्की और ईरान के साथ दोनों साथ खड़े हुए हैं। और लेकिन यहाँ इदलिब में ईरान सीरिया के साथ है और ये रूस भी उनके साथ है। टर्की यहाँ इनके साथ छोड़ करके अलग आ गया है। तो ढेर सारा वहाँ इतना जटिल सीरिया की समस्या है जिसमें कुर्द का इशू भी इन्वॉल्व है और इनके अपने सब जियोपॉलिटिकल। अमेरिका जो बहुत इंटरेस्ट ले रहा था असद को हटाने में, इतनी पॉलिटिक्स जटिल हो गई कि अमेरिका ने अपने को लगभग विड्रॉ कर दिया, छोड़ दिया कि ये लोगों को मतलब लेट देम सॉर्ट इट आउट। बहुत वो दिन दूर नहीं है, जल्दी ही अमेरिका भी इसमें इंटर करने वाला है, क्योंकि उसको भी अदरवाइज पूरा विश्व समुदाय अमेरिका के बारे में क्या सोचेगा कि अमेरिका की तो कोई भूमिका ही नहीं उसमें है। तो इतना जटिल समस्या होगी और शरणार्थी समस्या उसी तमाम जटिल समस्याओं का एक पार्ट है। पाशा सर, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा कि जब शरणार्थियों की बात होती थी और जैसा कि कहा अशोक सर ने कि 2017 के अगर आसपास देखें तो मानवीय संवेदनाएं भी थी, चाहे वो यूरोपियन कंट्री या कोई भी हो, लेकिन बदलते वक्त के साथ में राष्ट्रों की सोच बदली है। वहाँ की पब्लिक जो कि इमोशनल थी उसकी भी सोच बदल रही है। और ऐसे में क्या जो राजनयिक मैं कहूँ या सामरिक देशों के बीच में गुटबाजी है या फिर उनका वर्चस्व है वो प्रमुख हो चुका है और शरणार्थी, उनकी समस्या, उनका विकास या उपाय वो हाशिए पर पहुँच गया। देखिए, एक बेसिक बात 2016-17 से अभी तक 2020 तक ये हुआ, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो वहाँ यूरोप में आर्थिक स्थिति अभी अच्छी तरह से सुधरी नहीं है। 0 ग्रोथ रेट है, जर्मनी में सिर्फ 0.1 कुछ हो रहा है। तो वहाँ इकोनॉमिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये इमिग्रेंट इशू काफ़ी सेंसिटिव हो गया है। और जिस तरीके से राइट विंग ग्रुप्स उभर के आ रहे हैं, अगर ये 2016-17 के तुलना में ऐसे ही लोग वहाँ पहुँच गए तो कम से कम 5 या 6 यूरोपियन गवर्नमेंट गिर जाएंगी इस मसले को लेके कि वहाँ किसी भी हालत में इन शरणार्थियों को शरण देना नहीं चाहता है, जो अभी गवर्नमेंट हैं और जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं। बल्कि जर्मनी की गवर्नमेंट भी वहाँ गिर सकती है अगर एंगेला मर्केल वहाँ पिछली बार की तरह इस बार भी सीरियन रेफ्यूजीज या जो भी रेफ्यूजीज आते हैं उनको शरण वहाँ देती हैं। तो फ्रांस में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, नेदरलैंड्स में, इटाली में। तो जो वहाँ जो पहले ही हैं अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका से, वो उनका इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है, उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, रिलीजन्स प्रॉब्लम है, वहाँ वायलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस्लामिक स्टेट से मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी कुछ गंभीर मसले सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक पूरी तरीके से जुड़ते जा रहे हैं। और चूंकि इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जा रही है, अब कोरोना वायरस को लेके इटाली में 1/3 इटाली लॉकडाउन है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन और क्या गंभीर हो सकती है। तो ग्रीस में तो पहले ही उनका डेट इतना बढ़ गया है, जीडीपी से भी ज़्यादा हो गया है। फ्रांस में भी लगातार 6-7 महीनों से वहाँ स्ट्राइक चलते आ रहे हैं सभी वर्ग के लोग। ऐसे फैक्टर हैं जो कि शरणार्थियों के प्रति जो सहानुभूति थी उसको भी खत्म कर देती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए। असल में शरणार्थियों की समस्या की शुरुआत कैसे हुई, क्या बड़े फैक्टर थे, उनका रास्ता कहाँ की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत पर किन किन देशों में वर्चस्व की लड़ाई के चलते उनका रास्ता मोड़ा गया और अब आर्थिक मंदी की आहट के चलते ये समस्या या संकट और गहराता नजर आता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।